ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 451 से और इंशाल्लाह एंड करेंगे 500 पे। तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है 25-year-old वुमन प्रेजेंट्स टू ओपीडी विद 3 वीक हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फीवर विद चिल्स, ब्लैक कलर्ड यूरिन वो पास कर रही थी और बुखार विद कपकपी था। लिवर और स्प्लीन इनलार्ज है, हेपेटोस्प्लीनोमेगेलिया यानी। तो ये कौन है? जो ब्लैक कलर्ड यूरिन है, हमने कल ही उसकी एक मैसिव हिंट रखी थी कि ब्लैक वाटर फीवर के लिए फैल्सीपैरम नहीं भूलना। ब्लैक वाटर फीवर के लिए और सेरिब्रल मलेरिया के लिए, जिसमें वो कहेगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसको मतलब बुखार था बड़ा हाई ग्रेड वाला और चिल्स होता था बुखार और फिर वो कोमे में स्लिप हो गया। तो ये दो बातें विद फैल्सीपैरम और बनाना शेप्ड गेमेटोसाइट होना, इसका नहीं भूलना। 17-year-old boy presents with the OPD with complaint of dyspnea, palpitation, fatigability और बार बार उसको सोर थ्रोट हो जाता है, यानी कोई एक बात होगी जिसमें वो न्यूट्रोफिल कम होने का हमें पहुंचाने लगा है। ही हैज़ ब्रूजेस ऑल ओवर हिज बॉडी। ब्रूजेस ज़्यादा तो मतलब ये कोई थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की तरफ हमें लेके जाएगा। हैज़ अ मैसिवली एनलार्ज स्प्लीन। स्प्लीन बहुत बड़ी है, तो कोई मैसिव स्प्लीनोमेगाली के डीडीज में से कुछ सोचते हैं। ऑन पेरिफेरल स्मेयर हमें पता चला पैनसाइटोपेनिया। ओ अच्छा, अब माइक्रो में जब पैनसाइटोपेनिया की बात आ जाए ना और साथ हो जी हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, तो एक ही बंदा बनता है, वो बनता है विसरल लीशमेनिया डोनोवन है। ठीक है, तो ये तो एक रफ हिंट हो गई। लेकिन कॉन्सेप्ट ये हो कि जो लीशमेनिया है वो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में जाके बैठ जाता है। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में भी जाके स्पेशल जब वो बोन मैरो में जाता है तो बोन मैरो सप्रेशन कॉज कराता है। ठीक है, और बोन मैरो सप्रेशन की वजह से उसको पैनसाइटोपिनिया हो जाता है। तो जब भी पैनसाइटोपिनिया हो, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली हो, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म वहाँ पे घुस गया है, हाइपरस्प्लिनिज्म हो रही है, हेपेटोमेगेली हो रही है, तो आपने लीशमेनिया ज़रूर सोच लेना है। लीशमेनिया डोनोवन है, जिसको विसरल लीशमेनियासिस का कॉज समझा जाता है। 20-year-old female presents to OPD with complaints of high grade fever, myalgia, arthralgia 7 दिनों से। मैसिव स्प्लीनोमेगेली एंड पैनसाइटोपिनिया। ओ तो जो हम लोगों ने हिंट बनाई हुई थी मैसिव स्प्लीनोमेगेली और पैनसाइटोपिनिया फॉर लीशमेनिया, वो फिर से ठीक हो गई। तो एन इन्फेक्शन विद लीशमेनिया इज सस्पेक्टेड। तो आप कॉन्फर्मेटरीज का डायग्नोसिस कैसे करोगे? तो पहले इस बात को ज़रा समझ लें। जो लीशमेनिया होता है ना, उसके जैसे हम लोग जार्डिया की नहीं कल बातें कर रहे थे कि एक ट्रोफोसाइट होता है, एक सिस्ट होता है, इसीलिए इसी तरह लीशमेनिया जो कि एक हीमोफ्लैचुलेट है, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक लैंसेट शेप्ड, जो कि लैंसेट शेप तो देखिए लैंसेट ही प्रिक करती है ना, तो लैंसेट प्रिक करती है, लैंसेट अंदर घुसती है, तो जो अंदर घुसने वाली इन्फेक्टिव फॉर्म है दैट इज द प्रोमेस्टिकोट फॉर्म, प्रोमेस्टिकोट। और जो फिर जब ये अंदर घुस जाती है, टिश्यूज में आके बैठ जाती है, तो कहती है अब मेरे क्या इतने पतले होने की जरूरत है, अब तो मैं आराम से मोटी होकर बैठूंगी। तो ये जो इसकी राउंडेड फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड द एमेस्टिकोट फॉर्म। ठीक है, लैंसेट शेप वाली थी प्रोमेस्टिकोट, वो इन्फेक्टिव फॉर्म थी। लीशमेनिया की टिश्यूज में जब आ जाती है तो वो बन जाती है राउंडेड सी एमेस्टिकोट वाली फॉर्म। ठीक है, तो टिश्यू में आपको कभी भी प्रोमेस्टिकोट नहीं मिलेगा, आपको एमेस्टिकोट ही मिलेगा। और माइक्रो वालों को प्लीज़ ये पता हो कि जिस कल्चर में आप उसको उगाते हो उस कल्चर का नाम होता है नोवी मिकनील निकोल, NNN मीडियम। और उसमें ऊपर ये जो मीडिया के ऊपर एक पानी नहीं आ जाता जो जिसको वाटर ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं, तो ये उस पानी में उगता है। तो क्योंकि दैट पानी इज़ नॉट अ सेल, दैट पानी इज़ जस्ट सिमुलेटिंग एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो इसीलिए इस वाले पानी में भी आपको इसकी प्रोमेस्टिकोट वाली फॉर्म नज़र आती है। यानी लीशमेनिया की कल्चर में कौन सी फॉर्म नज़र आती है? प्रोमेस्टिकोट। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? प्रोमेस्टिकोट। टिश्यू फॉर्म कौन सी होती है जिसको आप जीएमसा लीशमैन पर डायग्नोज कर रहे होते हो? दैट इज़ द एमेस्टिकोट फॉर्म। और एमेस्टिकोट फॉर्म किस तरह नजर आती है? जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनके अंदर इस तरह ये छोटे छोटे गोलूज बैठे हुए आपको नजर आते हैं। ठीक है, तो जो कि लीशमेनिया के एमेस्टिकोट होते हैं। तो और ये ही बेसिस फॉर्म करते हैं इसके कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के, विसरल लीशमेनियासिस के कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। यानी एमेस्टिकोट अगर आपको टिश्यू मैक्रोफेजेस में नजर आ जाए, और इन्हीं एमेस्टिकोट्स को LD बॉडीज कहते हैं, लीशमेनिया डोनोवन बॉडीज। ठीक है, ये एक माइक्रो वालों के लिए थोड़ा सा चार्ट भी लगा दिया हुआ है। नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें कि हाँ जी LD बॉडीज़ नज़र आएंगी। LD बॉडीज़ क्या होती हैं? एमेस्टिकोट्स होते हैं और स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड एस्पिरेट में आपको यानी टिश्यू में आपको ये नज़र आते हैं। और ये है एमेस्टिकोट फॉर्म। कल्चर में कौन सी फॉर्म नज़र आएगी? प्रोमेस्टिकोट। माइक्रो नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें NNN इसके मीडियम का नाम है, नोवी मिकनील निकोल। जो माइक्रो वाले हैं उनको प्लीज़ इसका श्नाइडर भी बताओ। और वही बात जो पानी कर क्या कहती है, एमेस्टिकोट इन स्मेयर्स ऑफ टिश्यू इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस। ठीक है, जो हमारा MCQ था। फिर वो कहता है 34-year-old हिस्पैनिक मैन आया है OPD में विद लीजन ऑन फोरआर्म, बाजू पे लीजन है, रेड अल्सरेटेड है, और लीजन और ना और ये भी देखा गया कि उसका जो नेजोलेबियल वाला एरिया था, जो एंगल्स ऑफ माउथ वाला एरिया था उधर भी उसको सिमिलर लीजन थी। तो एंगल ऑफ माउथ में आपको बेसिकली इस तरफ हिंट देना चाह रहा है कि म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पर,
बाजू पे स्किन पे उसने करा के क्यूटेनियस करा दिया, और इधर वो आपको म्यूकोकुटेनियस एंगल ऑफ माउथ जिस तरह की जगह की वो बात कर रहा है। तो इसमें ज़रा हम थ्योरी पढ़ते हैं। अब लीशमीनिया की ना 3 टाइपें होती हैं, क्यूटेनियस, म्यूकोकुटेनियस, विसरल। जो नॉन माइक्रो वाले में बस यही बात टेबल याद रखें तो मोर देन इनफ हो जाएगा। जो म्यूकोकुटेनियस है ना उसका ब्रेजिलियंसिस होता है, जो कि हमारा मेन एमसीक्यू है कि अराउंड द माउथ वगैरह लीजन है, तो ये ब्रेजिलियंसिस का टिक हो गया। अब जरा बाकियों की भी बात कर लेते हैं। क्यूटेनियस का भी प्लीज़ बताओ, एटलीस्ट ये दोनों तो आने चाहिए। ट्रोपिका मेजर मैक्सिकाना, बल्कि TMM, दे आर क्यूटेनियस के एजेंट्स। और अगर विसरल यानी जिसको हम लीशमीनिया डोनोवनाए पिछले एमसीक्यू में हम कहते थे, तो विसरल वाला जिसको कालाजार भी कहा जाता है, दैट इज लीशमीनिया डोनोवनाए। अब अगला चार्ट सिर्फ माइक्रो वालों के लिए बता रही हूँ। लीशमीनिया की माइक्रो वालों के लिए क्लासिफिकेशन यह है कि एक ओल्ड वर्ल्ड वाले थे और एक न्यू वर्ल्ड वाले हैं। तो ओल्ड में भी विसरल और क्यूटेनियस पे डिवीजन थी, न्यू पे भी विसरल और क्यूटेनियस पे डिवीजन है। ओल्ड में जो विसरल था वो टिपिकल वो था जो हम नाम शुरू से जानते पहचानते आ रहे हैं, कालाजार वाला, डोनोवनाए वाला। क्यूटेनियस में ट्रोपिका का हम लोगों ने कहा कि नाम नहीं भूलना। न्यू वर्ल्ड में विसरल में शगासी आ जाता है, और जो क्यूटेनियस होता है क्यूटेनियस में मैक्सिकाना, और म्यूकोकुटेनियस में ब्रेजिलियंसिस। ठीक है, ये माइक्रो वाले प्लीज़ ज़रूर याद रखें, वाइवों के लिए स्पेशली। फिर वो कहते हैं 18-year-old मेल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कम्स टू द OPD विद कंप्लेंट ऑफ 9 दिनों से उसको हाई ग्रेड फीवर, पेट में दर्द और बुखार था और वॉमिटिंग थी। लो ग्रेड इन द मॉर्निंग होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी वो हाई ग्रेड हो जाता है, लेकिन बेस लाइन कभी नहीं टच करता। बेस लाइन कभी ना टच होने की वो कह रहा है कि ये कंटिन्यूस फीवर है। तो कंटिन्यूस फीवर के हमारे पास क्या क्या डिजीज़ होते हैं? टाइफॉइड होता है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीजेज होते हैं। अब वो तो हमारे DD से होने से रहे, वो ये तो माइक्रो है, तो आधे तो वो इसलिए निकल गए। तो टाइफॉइड हो गया, और TB हो गया, और ब्रुसेला में तो खैर अंडुलेंट था तो वो तो निकल गया, और मलेरिया हो गया, लेकिन मलेरिया में वो कपकपी तारे होने वाली बात नहीं कर रहा, और मलेरिया में कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि इंटरमीडिएट होता है। तो कंटिन्यूस में हमारे 2 ही बल्कि रह गए, एक TB और एक टाइफॉइड। ये दोनों पक्के फॉर कंटिन्यूस फीवर नहीं भूलने। ठीक है, तो हाउ क्या ना कॉन्फर्मेटरी, यानी वो पूछा टाइफॉइड को किस तरह, ये जो उसने बात की है कि एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, हाई ग्रेड फीवर, वो टाइफॉइड की तरफ हमें लेके जाना चाह रहा है। तो कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? तो हमने कहा था इसका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट ब्लड कल्चर है। अच्छा, अगर यहाँ पे ऑप्शंस में होता है ना बोन मैरो, तो बोन मैरो टू ब्लड कल्चर, ये प्लीज़ एक बात ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, और सिर्फ 9 दिनों से तो हमने जो बासु का निमोनिक याद किया था वीक वाइज, कि फर्स्ट और सेकेंड वीक में ब्लड, थर्ड वीक में स्टूल, और आखिरी वीक में यूरिन। अच्छा, लेकिन ना ये नहीं है कि आखिरी वीक में यूरिन मोस्ट डायग्नोस्टिक होगा। मोस्ट डायग्नोस्टिक किसी भी जगह पे वो ब्लड कल्चर ही है। और एक और स्पेशल बात इधर से ही बस याद रख लें कि जब कैरियर स्टेट देखना होगा तो आप स्टूल में देखोगे, तो उसके लिए आप कैरियर को ढूंढने के लिए कि कौन सालमनेरा को अपने गॉल ब्लैडर में बिठा के छुपाया हुआ है, तो वो स्टूल कल्चर आपने उसके लिए कराना होगा। ठीक है, चलो इधर से कर लेते हैं। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ फीवर विद एब्डोमिनल पेन। ऑन एग्जामिनेशन शी इज फाउंड टू हैव अ फर्ड टंग, लिवर enlarged है, स्प्लीन enlarged है। अ डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर इज मेड, ट्रीटमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी टाइफॉइड हुआ उसको, उसके बाद उसने ट्रीटमेंट ली और एवरीथिंग ऑल ओके हो गया। तो कहते हैं क्या इज ट्रू रिगार्डिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। अच्छा, पहले हम ऐसे करते हैं, हम ना इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो टाइफॉइड फीवर का पैथोजेनेसिस कैसे होता है? आप सैल्मोनेला टाइफी फीको ओरली आप खा लेते हो, इसका बैक्टीरिया वो आपकी GIT में आता है आपकी इंटेस्टाइन में जाके मीजेंटेरिक लिम्फ नोड और इलियम के जो पायर्स पैचेस होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करता है, वहाँ से जाता है ब्लड में। अच्छा, अब माइक्रो वाले प्लीज़ इस बात को स्पेशली याद रखें, आगे जो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी बैक्टीरिया की बात करने लगी हूँ। नॉन माइक्रो वाले बस एक जनरल सी स्टोरी याद रखें। तो अभी तक हमने क्या बात की, उसने बैक्टीरिया खाया है, बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में आया है, इंटेस्टाइन में आइलियम में जाके वो पायर्स पैचेस में और मीजेंटेरिक लिम्फ नोडों में गया, और वहाँ पर उसने प्यारा से रेप्लिकेट किया। प्यारा से रेप्लिकेट करने के बाद वो सारा कुछ गया है ब्लड में, जो बैक्टीरिया था। ठीक है, अच्छा, जब ब्लड में वो चला गया ना, तो आप उसे जगह ढूंढिए कि कहाँ मैं सेफली जाके थोड़ा और ज़रा रेप्लिकेट कर लूँ। तो इधर से जाके ब्लड से, मतलब इंटेस्टाइन से निकल के जब वो खून में गया है टू एंटर इनटू रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम वाले ऑर्गन्स लाइक लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, इन जगहों पे गया है, तो इस वाले फेज को आप बोलते हो प्राइमरी बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें यूजली फीवर नहीं होता, क्योंकि उस बेचारे ने कोई इतना ज़्यादा लोड तो नहीं कर लिया ना पैर्स पैचेस में आके, तो लोड तो अभी वो आगे जाके करेगा जब वो लिवर स्प्लीन वगैरह में बैठेगा आराम से। ठीक है, तो दिस इज प्राइमरी बैक्टीरिया जिसमें बुखार नहीं होता आपको। ठीक है, तो कि सिर्फ वो अभी इंटेस्टाइन में गया था, इंटेस्टाइन से आके अभी वो ब्लड में आके आपके रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के ऑर्गन्स में गया। फिर यहाँ पे अब वो बहुत ना ज़बरदस्त वाला रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये तो प्यारे प्यारे ऑर्गन्स मिल गए उसको, इंट्रासेलुलर वो जा रहा है और रेप्लिकेट कर रहा है प्यारा सा।
फिर आगे वो जाता है अगेन इनटू द पायर्स पैचेस, अगेन इनटू द इंटेस्टाइन एंड अगेन इनटू द ब्लड। अब ये वाला जब ब्लड में आना ना तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी बैक्टीरिया, और ये वो फेज है जब आपको एंटेरिक फीवर के सिम्टम्स वगैरह होंगे, ठीक है। और साथ ही इसमें ये याद रहे कि फुल एंड पे जाके जब आप कैरियर बन जाते हो इसके, तो कैरियर में किधर वो रह जाता है बैक्टीरिया, गॉल ब्लैडर के अंदर, और क्योंकि वो गॉल ब्लैडर के अंदर रखता है तो कैरियर स्टेट में इनटू द स्टूल एक्सक्रीट हो रहा होता है, ठीक है, इनटू द फीसिस एक्सक्रीट हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइल, ठीक है। तो ये जनरल सी बात याद हो, तो इसमें हम ठीक ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। वो कह रहा था टाइफॉइड के पैथोजेनेसिस में क्या ठीक बात है, तो बार बार हम लोगों ने बात की कि टाइफी फर्स्ट एंटर्स एंड मल्टीप्लाइज इन द पेयर्स पैचेस ऑफ द आइलियम, ठीक है। तो इधर जो हम लोगों ने बार बार बात की थी, आई डोंट नो सर डायग्राम में पायर्स पैचेस शुरू में क्यों नहीं दिखाए, वो तो बड़ा उसके की पॉइंट थे पैथोजेनेसिस का, बट प्लीज़ ये याद रखिएगा ये शुरू में आ जाते हैं जो इसकी बात है, ठीक है। और एक दफ़ा ना प्लीज़ माइक्रो वालों को मैं ये रिकमेंड करूँगी, जो कॉनीज की टेक्स्ट बुक है ना उससे और लिविंसन से एक दफ़ा सैल्मोनेला के पैथोजेनेसिस को इसके बाद ज़रूर एक दफ़ा पढ़ लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पसंद का सवाल पूछा जाता है, तो प्लीज़ एक दफ़ा इसको ना बहुत अच्छा कर लें। जब फिर 25-year-old फीमेल टीचर इज ब्रॉट टू ओपीडी विद अ 3 weeks हिस्ट्री ऑफ फीवर था, एब्डोमिनल पेन थी, डायरिया वॉमिटिंग हो रही है, और अब तो वो बिल्कुल ही ड्राउजी स्टेट में डिटीरियोरेटिंग कॉन्शियसनेस के साथ आई है, उसको ना डायग्नोस हुआ था टाइफॉइड फीवर। तो मतलब ये क्या हो गया कि टाइफॉइड फीवर के बाद वो इतनी एब्डोमिनल पेन, डायरिया वॉमिटिंग वगैरह के साथ आ गई है, कॉन्शियसनेस डिटीरियोरेट हो रही है, वॉज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट बट द सिम्टम्स डिड नॉट रिजॉल्व। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है जो कि लाइकली इसके ही सिम्टम्स कॉज करा सकती होगी, तो वो ऑफकोर्स मोस्ट इसकी कॉमन वाली ही कॉम्प्लिकेशन होगी। और मोस्ट कॉमन क्या हम बार बार बात करते थे कि टाइफॉइड के कॉम्प्लिकेशंस में ये वाली नहीं भूलनी है, नाकाबिले माफ़ी टाइप गुनाह है। और इसमें अगर वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करते तो वो ये भी बात करते था कि एयर अंडर द डायफ्राम, ऐसी वाली कोई बातें, ये गट परफोरेशन वाली, तो वो हमारी ज़्यादा हेल्प कर देती। बट इवन नहीं भी है तो चलो, ये बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी वाला एमसीक्यू, ये बहुत पसंद का पूछा जाता है कि कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सैल्मोनेला टाइफी इज ऑफ एंटेरिक फीवर इज इट इज़ इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ठीक है। ये बहुत पसंद का एमसीक्यू है। और फिर एक ये पूछते होते हैं कि किस वीक में आती हैं सारी कॉम्प्लिकेशनें, तो ये 3rd वीक में आती होती हैं, दे आर फीचर्स ऑफ 3rd वीक, ओके। फिर है जी कि 25-year-old शेपर्ड बॉय इज ब्रॉट टू द ओपीडी विद 7 days हिस्ट्री, ठीक है। शेपर्ड बॉय है, 7 days की हिस्ट्री है, एनोरेक्सिया, बॉडी एक, मैलेस उसको होता था, फीवर इंटरमिटेंट है और राइज और फॉल करता है। तो ये कोई एक स्पेशल ये बात है बड़ी कि राइज और फॉल, जिसको मैं कह सकती हूँ कि इस तरह का जो पैटर्न नहीं होता, इसको नया सफा कर लेते हैं कि राइज और फॉल, राइज और फॉल, तो इसीलिए इसको अंडुलेंट फीवर का भी नाम दिया जाता है, UNDULANT, ठीक है। तो अंडुलेंट फीवर का ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक उसने एक वर्ड बोला है, लाइन जो है, इन लार्ज लिम्फ नोड्स हैं, लिवर भी बढ़ा हुआ है, स्प्लीन भी बढ़ी हुई है। तो ये कौन है मोस्ट लाइकली, और है था भी शेपर्ड बॉय आपका, फार्मर शार्मर वाला सीन था, तो ये कौन हो सकता है, तो बात हो रही है ये ब्रूसेला की, जिसका अंडुलेंट फीवर होता है। ब्रूसेला में यू आता है, यू से अंडुलेंट फीवर, बेशक ऐसे याद कर लें। ये जो राइज एंड फॉल है ये अगेन ये बहुत टिपिकल है इसके लिए। और फिर जो उसने आगे आपको बातें बता दी कि लिम्फ नोड भी बड़े, स्प्लीन भी बड़ी, लिवर भी बड़ा, तो ये पक्का ही हो गया कि यस इट इज ब्रूसेला। और जो शेपर्ड बॉय था, क्यों शेपर्ड बॉय बेचारा, क्या उसका ऐसा गुनाह हो गया, वो तो अब मिल्क को पैस्चराइज करके नहीं पीता होगा, वो कहता होगा कि वाह जी बेहतरीन फ्रेश सोर्स, तो क्या ही करूँ मैं, पैस्चराइज को शायद पता ही ना हो, तो इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स, और कंटामिनेटेड से बेहतर है कि कहें कि कंटामिनेटेड एंड अनपैस्चराइज्ड मिल्क, जो टॉप का एसोसिएशन है ना ब्रूसेला के साथ, वो अनपैस्चराइज्ड मिल्क का जरूर 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 जिक्र होगा। और हम लोगों ने क्या बात की थी ब्रूसेला के, हम टेस्ट क्या क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे ऑक्सीडेज पॉजिटिव, यूरिएज पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, ठीक है। तो अगर वो इसकी आपको हिंट देता है, ठीक है। अच्छा हल्का सा ये भी देख लेते हैं, ये जो ये लिविंसन का है कि द अंडुलेटिंग फीवर यानी राइजिंग एंड फॉलिंग वाला जिस तरह हमें सिनेरियो में दिया, गिव्स द डिजीज इट्स नेम, इसीलिए ब्रूसेला को अंडुलेंट फीवर के नाम से भी कहते हैं। और वही जो हमसे हमें सिनेरियो में बताया कि इन लार्ज लिम्फ नोड्स, इन लार्ज लिवर, इन लार्ज स्प्लीन आर फ्रीक्वेंटली फाउंड, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी और बातें प्लीज़ ना उनको माइक्रो वालों को पता हो कि जो वो कौन से वाला होता है ब्रूसेलाज में कि जिसका ज़्यादा सिवियर और प्रोलॉन्ग सा कोर्स होता है, तो दैट इज़ मेलिटेनेंसिस। और वो कौन है कि जिसका थोड़ा सेल्फ लिमिटेड सा होता है, दैट इज़ अबॉर्टस, ठीक है। और डैश इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रूसेला, तो इट इज़ ऑस्टियोमाइटिस, ठीक है। तो ये कुछ MCQ साथ साथ ही कवर कर लें। और ये वही ये दिखाना था कि अनकंटामिनेटेड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं भूलना, ब्रूसेला में अनपैस्चराइज्ड मिल्क नहीं भूलना। और जो हम लोगों ने कहा था कि ऑक्सीडेज, यूरिएज पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई, ठीक है। अच्छा जी फिर है 20-year-old मैन फ्रॉम कराची पाकिस्तान वेंट ऑन अ सफारी ट्रिप साउथ अफ्रीका गया था। फ्यू डेज आफ्टर हिज रिटर्न ही डेवलप्ड सडन ऑनसेट ऑफ फीवर हो गया, हेडेक, माइल्जिया, आर्थ्रैल्जिया। ही ऑल्सो डेवलप्स फोटोफोबिया,
लिवर भी उसका बड़ा हो गया, और ये कोई जीआई हेमरेज की बात की हुई है जो ये कह रहा है कि उसको ब्लैक वॉमिटिंग हो गई। तो ब्लैक वॉमिट स्पेशल हमने जीआई हेमरेज वाला किस किस वायरस के साथ याद रखना है, हम लोगों ने येलो फीवर के साथ याद रखना है। तो खैर वो कहता है कि येलो फीवर डायग्नोस हो गया, तो जी क्या इसके बारे में सच है कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं होता। अच्छा, इसमें ना मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें जो की है ना दैट इज़ कि एजेंट इज़ नॉट प्रेजेंट। अच्छा, इसको ना ज़रा आप समझ लें। अच्छा पहले ये वाली बात कर लें कि अच्छा कुछ ना मैंने पेपर्स देखे थे उसमें ए टेक हुआ था कि वेक्टर इज़ नॉट प्रेजेंट। तो ये वाली बात ना इतनी कोई सच नहीं बनती। क्यों? क्योंकि इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर तो किधर गया, इसका वेक्टर तो एड्स इजिप्ट है। तो एड्स इजिप्ट है तो हमारा करार है पाकिस्तान में डेंगी शेंगी, ठीक है। तो मतलब इट डज नॉट मेक सेंस, वो तो है वेक्टर यहाँ पे, तो ये गलत थी की, ठीक है। तो इसका सही क्या है कि एजेंट इज़ नॉट प्रेजेंट, और एजेंट इसका क्या है, येलो फीवर वायरस, तो वो हमारे रीजन में नहीं है। तो वो होता था ये साउथ अफ्रीका वगैरह वाले रीजन्स में। तो बात ये थी कि जिन कीज़ में ए हुआ हुआ है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, फिर हाँ, अ 22-year-old वुमन कम्स टू द ओपीडी विद 5 days हिस्ट्री ऑफ, इसको वैसे रिमूव कर देना चाहिए था, 5 days हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर। द फीवर इज अकम्पनीड बाय कफ, सिवियर पेन इन मसल एंड जॉइंट, बोन क्रशिंग सेंसेशन। तो ये ब्रेक बोन फीवर किसकी बात होती थी, ये डेंगी की बात होती थी। ऑन एग्जामिनेशन उसको जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी भी है। तो कैसे हम करें इसका कॉन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ना ज़रा एक बात पढ़ लें टाइमिंग्स वाइज। अच्छा, मुझे ना ऑनेस्टली इसको जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत खौफ आता था इसको टाइमिंग्स को देख के। बहुत मुझे लगता है कि बस कुछ भी हो जाए मुझे टाइमिंग्स ना किसी चीज़ के याद करने पड़े, लेकिन ये बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी वायरो में रोटेशन करेंगे ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, आपको रटवाई जाएंगी, ठीक है। और ये क्लिनिकली भी सिनेरियोज में आगे हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पिक करने के लिए, तो दिल पे पत्थर रख के इसको कर लें। लेकिन इसका बहुत आसान हल है। देखिए NS1 है ना, तो एस में आता है 6, तो और 1 से मतलब 1, तो डे 1 to डे 6 में NS1 पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। बस P से 5, तो P से PCR, तो डे 1 से लेकर डे 5 तक PCR पॉजिटिव आता है। फिर M किसी अक्यूट चीज़ को शो करती है ना, तो ये बाय डे 5 आना शुरू हो जाता है, ठीक है, इन 80% केसेस, और बाय 99% केसेस डे 10 तक आ जाता है। बट IgM क्यों नहीं इतनी अच्छी डेंगी वायरस के लिए, क्योंकि चलो ये 5 से 10 दिन तक पॉजिटिव तो आना शुरू हो जाएगी, बट रहेगी ये 90 डेज तक। तो 90 डेज तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम ना एज कम्पेयर टू दूसरी चीज़ों के IgMs। तो इसीलिए ये फॉर एक्यूट इन्फेक्शन ये कोई इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ नहीं है एज वन माइट थिंक, ठीक है। और IgG अगर प्राइमरी इन्फेक्शन है फिर तो आपको हफ्ते के बाद ही पॉजिटिव आना शुरू होगी, और लेकिन अगर आपको सब्सिक्वेंट हुई है फिर ये शुरू से ही पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी। नॉन माइक्रो वाले बस ये याद रखें NS1 6, PCR P से 5 और IgM 5 to 90, बस नॉन माइक्रो वाले बस मुझे करेंगे जान के। लेकिन प्लीज़ नॉन माइक्रो वाले ना इसको अब इसके अपने ब्रेन में अपने स्क्रीनशॉट ले लें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा जाते हैं, वो पूछा था कि डेंगी का डायग्नोसिस किस तरह करते हैं, और उससे हमें ब्रेक बोन फीवर की हमें हिस्ट्री दे दी थी। तो इसको कितने दिन हुए थे, विद अ 5 days हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर। तो अब उसकी नेकी ये है कि उसने हमें PCR और NS1 के मसले में डाला ही नहीं, उसने बाकियों की बात कर ली। तो उसने अब हम लुकोपीनिया पे तो कर नहीं सकते डेंगी का डायग्नोसिस, उसने ब्लड कल्चर में भी नहीं आना, प्लेटलेट काउंट लेस देन, ये भी डायग्नोस्टिक फॉर डेंगी थोड़ी होगी। और तो IgM और IgG के साथ हम बच गए। तो IgG का हम लोगों ने क्या बात बोली है कि ये तो 7 ऑनवर्ड्स आना शुरू होता था इन प्राइमरी इन्फेक्शन, तो इसको तो अभी 5वां दिन है, तो 5वें दिन पे कौन आ रहा था, वो तो IgM था जो 5 to 90 हम लोगों ने बात की थी। तो इसीलिए इसका जो होगा वो IgM इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। 20-year-old पेशेंट आया है OPD में विद 6 days हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, अर्थ्रेल्जिया और माइल्जिया, ऑल ओवर उसके बॉडी पे पटीकी हैं और डेंगी हेमरेजिक फीवर आप सस्पेक्ट कर रहे हो। तो इसका पैथोजेनेसिस के बारे में क्या बात सच है। अच्छा, डेंगी हेमरेजिक फीवर का ना एक बड़ा स्पेसिफिक होता है, उसको कहते हैं एंटीजन डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट। उसका ज़रा हम ऐसे करते हैं, पहले पैथोजेनेसिस पढ़ लेते हैं, फिर ज़रा ऑप्शंस पे वापस जाएंगे। अब नॉर्मली होता क्या है कि जब आपको डेंगी की इन्फेक्शन होती है ना, तो अब देखिए डेंगी की होती है सीरोटाइप है 4, डेनवी 1 2 3 4 इस तरह करके। तो अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपको पहली जो इन्फेक्शन हुई है ना वो आपको हुई है डेंगी वायरस सीरोटाइप 1 के साथ, डेनवी 1 के साथ, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडियाँ बनी हैं, एंटीबॉडी ने उसको प्यारा सा बाइंड कर लिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, और आपके फेगोसाइटोसिस ने उस डेंगी को बाय बाय करने में बड़ी हेल्प करती है, ठीक है। यानी प्राइमरी डेंगी इन्फेक्शन वॉज द वन जो जिसमें आपकी बॉडी ने, इम्यून सिस्टम ने काफ़ी हद तक हेल्प कर दी। अब मसला क्या होता है, ये एंटीबॉडियाँ बन गई हैं, ठीक है, ये बॉडी में रह गई हैं। अब इन एंटीबॉडियों को याद रखना, और ये एंटीबॉडियाँ हमने बनाई थी डेनवी 1 के खिलाफ,
ठीक है, यानी एक सीरो टाइप ऑफ डेंगू के खिलाफ। अब मसला क्या होता है, जब आपको दूसरी दफ़ा इन्फेक्शन हो डेंगू की, और अब आपको फॉर एग्जांपल किसी और सीरो टाइप के साथ हो, जैसे डेनवी 2, डेनवी 3, डेनवी 4, यानी एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी डेंगू वाला बंदा, तो फिर जो एंटीबॉडियाँ होती हैं ना, जो पहले की बनी हुई थी, बजाय कि वो इस डेंगू वायरस को अब न्यूट्रलाइज करें, वो उसको इनसाइड द मोनोसाइट में आने में हेल्प कराती हैं, और मोनोसाइट में ला के आराम से बिठा के कहती हैं ये ले बैठे घर पकड़े और इसमें आराम से आप रेप्लिकेट करें, मुझे मारे। तो बजाय कि वो उसको न्यूट्रलाइज करती, वो उसको बाइंड करके उल्टा हेल्प करती हैं कि वो मोनोसाइट में आके रेप्लिकेट करे, और इससे फिर बड़ा इंक्रीज्ड वायरल लोड में चीज़ें निकलती हैं और आपको डेंगू हेमरेजिक फीवर हो जाता है। तो इस पूरी सिलसिले को बोलते हुए एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट, यानी एंटीबॉडियाँ बजाय कि आपकी हेल्प करती हैं, उन्होंने उसकी हेल्प करा के उसके रिएक्शन को एनहेंस करा दिया। ठीक है, तो दैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो यानी अगर मैं इन अंग्रेजियों में से अच्छा वाला पॉइंट चूज करूँ तो वो हो जाएगा कि क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज जो आपकी बनती थी, बट वो क्रॉस रिएक्टिंग बजाय कि उसको न्यूट्रलाइज करें, वो उसको हेल्प करा रही है अंदर आके बैठने में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। फिर 17-year-old मेल कम्स टू द मेरे ख्याल से ओपीडी था विद कंप्लेंट ऑफ हाई ग्रेड फीवर, बोनी पेन और मसल पेन वाला सीन जिसको चल रहा है, जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी और मैकुलोपैपुलर रैश। ही हैज ल्यूकोपेनिया and low platelet count. What is the mode of transmission of this causative agent? किधर गया था ऐसा? इसका मैं छोटा कर लेती हूँ ताकि सारा एक पेज पे आ जाए। सॉरी, एक सेकेंड। चलो आधा आधा ही करके बात कर लेते हैं। किधर गया? अच्छा, तो ये किस बीमारी की बात कर रहा है? जो वो कह रहा है हाई ग्रेड फीवर, और जिस तरह प्रीवियस एमसीक्यू में हम लोगों ने हिंट ली थी बोनी पेन की एंड मसल पेन की, तो ब्रेक बोन फीवर वाला अगर बात याद रखें ना तो एवरीथिंग ऑल ओके हो जाएगा। स्पेशली जब वो रैश वैश बोलता है ना, जैसे पिछले वाले में भी एमसीक्यू में हम इस तरह की हिंट दी थी, क्या कहा था, पटिकी ऑल ओवर बॉडी बोल दिया था, तो क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा तो इस तरह को आ जाएगा। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन उसको ल्यूकोपेनिया भी है, प्लेटलेट काउंट भी कम है, तो बेसिकली बात हो रही है वो डेंगू की तरफ आपको लेके जाना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि ये किस तरह हो जाता है, तो यस, बाइट ऑफ एड्स इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वही ना लिखा हुआ है कि अगर हमने एडिस इजिप्टा बनाया है तो हमने क्यों बनाया। ठीक है, तो वही जो आपको पॉइंट्स बताएं। अच्छा जी, फिर है 24-year-old HIV पॉजिटिव मेल था, उसने नोटिस किया कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन हिज फोर आर्म थी व्हाइल शॉवरिंग। HIV पॉजिटिव था, डॉक्टर के पास गया है तो वो कहता है कि ये लाइकली ऑर्गेनिज्म क्या है। अच्छा, मैं ना वैसे इससे बड़ा डिसएग्री करती हूँ जब ये ब्लूइश डिस्कलरेशन कहता है, क्योंकि वो ब्लूइश डिस्कलरेशन इसको बोल रहा होता है। अब ये जो वैस्कुलर सी लीजन्स बन जाती है ना, वैस्कुलर सी स्किन लीजन्स, ये टिपिकल हैं, ये ब्लूइश सी, मतलब आई डोंट थिंक दे आर ब्लूइश, मुझे पर्पलिश सी लगती हैं। खैर, तो लेकिन ये जब भी बात करेगा तो इसके ना आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन की हिंट देगा, तो आधा तो बंदा उधर ही पकड़ लेता है, और HIV की हिंट देगा। तो ये बेसिकली आपको ना कपोसी सार्कोमा की बात करा रहा है। तो कपोसी सार्कोमा किससे होता है? ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, और ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 आता ही 99% ऑफ द टाइम उसी में है जो HIV पॉजिटिव एड्स वगैरह वाले बंदे होते हैं। ठीक है, तो ये कपोसी की बात कर रहा था जब ब्लूइश की बात करेगा। आगे आई थिंक एक और भी आएगा, उसमें भी ना ब्लूइश का ही उसने हिंट दिया है। अच्छा, फिर 28-year-old होमोसेक्सुअल मैन आया है ओपीडी में, 3 weeks हिस्ट्री ऑफ फीवर, रिकरेंट अटैक ऑफ फेरेंजाइटिस मैलेस और जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, मल्टीपल उसके ना सेक्सुअल पार्टनर होने की कोई हिस्ट्री है। ठीक है, फिर वो कहता है HIV की इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, तो क्या आप लैब इन्वेस्टिगेशन करोगे कि आप फुल श्योर कर लो। अच्छा, इसमें ना पहले ही मैं बता दूं कि अच्छा, जो ओरिजिनल की थी ना उसमें आंसर था A वाला, ये वेस्टर्न ब्लॉट वाला, बट ये बड़ा वायरो वालों से भी डिस्कस किया, क्योंकि मैं जब वायरो में गई थी तो मैंने ऑनेस्टली वेस्टर्न ब्लॉट होता हुआ कभी भी नहीं देखा था। तो वो लोग एलाइजा ही कर रहे होते थे और 4th जनरेशन एलाइजा कर रहे होते थे। तो मेरे ख्याल से वो ही ऑप्शन होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर E होना चाहिए। ठीक है, एलाइजा फॉर HIV एंटीजन। अच्छा, फिर बात ये रह जाती है कि जो 4th जनरेशन है वो तो एंटीजन एंटीबॉडियाँ दोनों पिक करता है, तो वाई नॉट HIV एंटीबॉडीज़, मतलब एक वैसे ही बंदा सोचता है। तो इसमें ना मैंने एक मैम से भी डिस्कस किया था, तो वो कह रही थी कि देखो HIV एंटीबॉडी तब होता कि अगर 4 to 5 weeks की बात होती, दे विल स्टार्ट अपेयरिंग आफ्टर 4 to 5 weeks। ये तो कह रहा है कि 3 हफ्ते से उसको था, तो फॉर 3 हफ्ते द बेटर ऑप्शन इज HIV एंटीजन देखने वाला, यानी P24 देखने वाला।
ठीक है, तो वो आपका एलाइजा फॉर HIV एंटीजन वाला ऑप्शन ई ही बनता है। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया कि कंट्रोवर्शियल क्यों था और कि माय फ्रेंड इन वायरोलॉजी ने क्या कहा था, और ये कि ओरिजिनल की क्या थी अगर कोई उसी को प्रेफर करना चाहता है। और इसका प्लीज़ अगर किसी को विद रेफरेंस भी आंसर मिला तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं तो बस वायरो वालों से फिर पूछ के चल रही हूँ। ठीक है, अच्छा खैर, लेकिन मेरे ख्याल से HIV एंटीजन क्योंकि P24 पहले आ जाता था, तो आई थिंक यही होना चाहिए, और प्रैक्टिकल भी क्योंकि यही फॉलो हो रहा है। फिर है जी, a 40-year-old HIV positive woman presents with a 5-week history of non-productive cough, low-grade fever and progressively worsening shortness of breath. Non-productive cough था, low-grade fever, shortness of breath, HIV positive. अच्छा वैसे अगर इतनी बात हो ना, HIV positive में सांस खराब होने की दिक्कत हो, और आगे अगर उसने आपको ग्राउंड ग्लास जैसा कोई खूबसूरत सी हिंट दे दी है, तो ये ऑलमोस्ट अंधाधुंध न्यूमोसिस्टिस जिरोवेशी है। और बस ब्लाइंडली इसको HIV वाले पे टिक कर देना है। जिस तरह आप लोगों ने HIV वाले पे मेनिंजाइटिस पे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंट टिक करना है, जिस तरह आप लोगों ने HIV पॉजिटिव में डायरिया में क्रिप्टोस्पोरिडियम के एसिड फास्टिस सिस्ट पर टिक करना है, तो उसी तरह HIV में सांस खराब होने पे ना आपने न्यूमोसिस्टिस की तरफ जाना शुरू कर देना है। और देखो उसने बेहतरीन सी हिंट दी हुई है ग्राउंड ग्लास इनफिल्ट्रेट वाली। ठीक है, और इसकी कफ प्रोडक्टिव नहीं होती। अच्छा फिर है जी, 37-year-old आया था, HIV पॉजिटिव मैन, डेवलप्स अ 3-day हिस्ट्री ऑफ फीवर, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया एंड डिटेरियोरेटिंग कॉन्शियसनेस। ठीक है, HIV पॉजिटिव था और वो आपको हिस्ट्री दे रहा है मेनिंजाइटिस की, तो ये क्या हो गया, पहले डायग्नोसिस बना ले। LP परफॉर्म की तो उसमें प्रोटीन हाई थी, ग्लूकोज लो था, ग्राम स्टेन पे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो ये कौन है कि जो ग्राम स्टेन पे नहीं नजर आ रहा, लेकिन वैसे पता हो कि ग्राम स्टेन पे आपको एज यीस्ट सेल्स ये नजर आ जाता होता है, वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए पता हो। तो खैर, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्ड, हमने क्या रूल बनाया था कि HIV पॉजिटिव में जब मेनिंजाइटिस की बात हो जाए तो बस क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेट पे टिक लगा देना है। इसका वो और प्यारा अगर करता तो वो आपको बता देता कि इंडिया इंक स्टेनिंग वाज पॉजिटिव। फिर 33-year-old HIV पॉजिटिव मेल होमोसेक्सुअल प्रेजेंट्स टू द OPD विद कंप्लेंट ऑफ HIV पॉजिटिव मेल होमोसेक्सुअल वाटरी नॉन ब्लडी डायरिया। तो इस पे हम लोगों ने क्या रूल बनाया हुआ था, HIV पॉजिटिव आ जाए, डायरिया वाला आ जाए तो क्रिप्टोस्पोरिडियम पे टिक कर देना। जिस तरह हम लोगों ने HIV पॉजिटिव में मेनिंजाइटिस पे क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेट को टिक किया। और आगे वो क्या सुपर डुपर खूबसूरत बात बता रहा है कि एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल पे आपको न्यूमरस एसिड फास्ट सिस्ट नजर आ गए। तो ये कितने परसेंट H2SO4 से एसिड फास्ट होते हैं, ये माइक्रो वालों को प्लीज जरूर पता हो, 1% एंड 3% से, 1% एंड 3% H2SO4 से इनकी एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, ZN स्टेनिंग है ये। ठीक है, अच्छा तो खैर क्या बात हो रही थी, हाँ तो ये डायरिया कौन कॉज कराता है, ये हो गया क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम। अच्छा अब जब भी वो आपको ऑप्शंस में देगा तो प्लीज नॉन माइक्रो वाला स्पेशली कंफ्यूज नहीं करें, क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस वाला है, क्रिप्टोस्पोरिडियम स्टूल वाला है। ठीक है, S4 स्टूल, S4 स्पोरिडियम बेशक कर लें, तो ये दोनों ऑप्शंस दिए होंगे, मिक्स नहीं कर देना। ठीक है, तो ये कौन हो गया जी, ये हो गया क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम। ठीक है, स्टूल में डायरिया वाला। और इसके हल्के से एसिड फास्ट सिस्ट भी देख लें, ये स्पेशली माइक्रो वालों को भी पता हो, माइक्रो वालों को तो इवन ऑन वेट माउंट्स प्लीज इनको एज अ DD रखना आता हो। ठीक है, और मॉडिफाइड ZN स्टेनिंग आप करोगे जिसपे कितने परसेंट पे स्टेन हो जाएगा, 1% एंड 3% H2SO4 पे। फिर है जी, 20-year-old स्टूडेंट प्रेजेंट्स टू OPD विद 7 days हिस्ट्री ऑफ फीवर विद चिल्स, एवरी 3rd डे ना ये फीवर रिकर कर रहा है। पेरिफेरल स्मेयर जब आपने किया, अच्छा 3rd डे में, यानी कोई ये टर्शन वाले बॉयज में से बनाना शेप्ड गेमेटोसाइट्स आपको नजर आए, तो बनाना पे तो हम ऑलमोस्ट पक्का क्या कर देते हैं, हम फेल्सीपैरम बना देते हैं। ठीक है, बनाना शेप्ड, क्रीसेंट शेप्ड, सिकल शेप्ड, ये सारा फेल्सीपैरम है। सेरिब्रल मलेरिया वाला फेल्सीपैरम है, और ब्लैक वाटर फीवर यानी यूरिन में ब्लड आने वाला वो भी फेल्सीपैरम है। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है 32-year-old मैन प्रेजेंट्स टू OPD विद 8 days हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट फीवर विद चिल्स, ऑन एग्जामिनेशन उसकी ना स्प्लीन बढ़ी हुई है। ठीक है, तो बुखार है, कभी तारी होती है और स्प्लीन बढ़ी हुई है। तो वो कहता है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम इन दिस पेशेंट, आप कौन सा लैब टेस्ट करोगे। वो ये नहीं कह रहा कि स्पीशी देखने के लिए, वो आपको कह रहा है बस है या नहीं, प्रेजेंस है या नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे। तो देखें बाकी तो बिल्कुल ही निकल गया ना, IgM IgG ब्लड कल्चर, ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना मलेरिया के लिए। तो रह गई बात थिक और थिन स्मेयर पे। तो कल हम लोगों ने क्या बात की थी, थिन में क्योंकि एरिया स्प्रेड आउट होगा तो आप स्पीशी देख सकोगे, थिक में क्योंकि ढेर सारे RBCs ना फील्ड होंगे तो आप एटलीस्ट ये कह सकोगे कि यार यस मलेरिया, यस या मलेरिया नो। तो प्रेजेंस के लिए किसका बन जाएगा, थिक वाला बनेगा। ठीक है, अच्छा फिर है 15-year-old गर्ल OPD में आई है विद कंप्लेंट ऑफ इंटरमिटेंट हाई ग्रेड फीवर। हाँ अच्छा, इंटरमिटेंट हाई ग्रेड फीवर फॉर द पास्ट 10 days, ऑन एग्जामिनेशन हिज लिम्फ नोड्स वर enlarged,
हेपेटोस्प्लेनोमेगैली थी, और लिम्फ नोड बायोप्सी की तो उसको आप पे उसको एमेस्टिगोट ऑफ लीशमैनिया दोनों बनाए नजर आ रहे थे। तो कहते हैं आपको इसके पेरिफेरल फेयर स्मेयर पे क्या फाइंडिंग नजर आएगी, तो वो क्या बात होती थी जो हम कहते थे हेपेटोस्प्लेनोमेगैली प्लस दिस इज इक्वल टू लीशमैनिया डोनोवराई इज इक्वल टू लीशमैनिया मतलब इज इक्वल टू विसरल लीशमैनियासिस। वो होता था पैनसाइटोपिनिया, ठीक है, क्योंकि ये आपकी बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन वगैरह ये कॉज करा देती है, ठीक है। तो पैनसाइटोपिनिया इज हॉल मार्क ऑफ विसरल लीशमैनियासिस, क्योंकि आपकी बोन मैरो की सप्रेशन हो जाएगी, सारे अंदर तो पैरासाइट घुस गए हैं इसके, ठीक है। अच्छा, फिर है 25 ईयर ओल्ड मैन ओपीडी में आया, 7 दिनों से उसको हिस्ट्री ऑफ फीवर विद एब्डोमिनल पेन है, स्प्लीन उसकी बढ़ी हुई है, और टाइफाइड वगैरह किए तो जी टाइफाइड फीवर का आपने डायग्नोज कर लिया। उसके बाद ट्रीटमेंट भी उसने पूरी ले ली है, तो क्लिनिशियन कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहीं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर तो नहीं बन गया। तो आप कैरियर बनने के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे, तो हम लोगों ने क्या कहा था, कैरियर वो किस ऑर्गन में जाके बनता है, वो बनता है गॉल ब्लैडर में जाके। तो गॉल ब्लैडर से कौन ये किधर निकलेगा, थ्रू द बाइल एंड टू द फीसिस निकलेगा। तो आप फॉर कैरियर स्टेट आप स्टूल कल्चर को कराते हो, ठीक है। तो कैरियर स्टेट के लिए स्टूल कल्चर, क्योंकि ये लोग गॉल ब्लैडर के अंदर इन्होंने सैल्मोनेला पाला होता है। ओके, फिर है 30-year-old एबरटॉयर वर्कर, ये जो ज़िबा खाना नहीं होता उसको एबरटॉयर कहते हैं, इज ब्रॉट टू द ओपीडी विद अ 10-day हिस्ट्री ऑफ फीवर, एनोरेक्सिया, बॉडी एक, और फीवर इज इंटरमिटेंट, राइजेज एंड फॉल्स ओवर द कोर्स ऑफ डे। राइजेज एंड फॉल्स में वो बात कर रहा है इस तरह की कोई अंडुलेंट फीवर की बात कर रहा है। तो ये हाँ, तो ये कौन होगा कि जिसमें साथ लिम्फेडिनोपैथी भी है, लिवर भी बड़ा, स्प्लीन भी बड़ी, और राइजिंग एंड फॉल वाला पैटर्न है भी एबरटॉयर वर्कर यानी एनिमल कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री वाली बात हो गई। तो ये है जी ब्रूसेला, ठीक है। तो जो हम लोगों ने प्रीवियसली बात की थी, जो अनपेस्चराइज्ड मिल्क था, और साथ उसने लेविंसन में क्या बात लिखी हुई थी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एबरटॉयर वर्कर का ही होना है, ठीक है। तो यही वही बात कि अंडुलेंट फीवर है, ये ब्रूसेला है, और ब्रूसेला के हमने क्या टेस्ट की बात की थी, ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, यूरिएज पॉजिटिव कोकोबैसिल है, ठीक है। तो ओके, ये लिखा हुआ है पूरा कि जी ब्रूसेला क्यों बना। फिर है 20-year-old इंजीनियर फ्रॉम लाहौर वेंट ऑन अ सफारी ट्रिप टू मेडागास्कर। अच्छा, एक तो आधी हिंट इसकी वैसे मेडागास्कर में है। फ्यू डेज आफ्टर हिज रिटर्न उसको ना फीवर, हेडेक, माइल्जिया, आर्थराइल्जिया। अच्छा, जब भी वो इस तरह की बात करें ना आप, मतलब कोई ना कोई बस वायरस जरूर सोच लिया करें। ही ऑल्सो डेवलप्स फोटोफोबिया, जॉन्डिस और एनलार्ज लिवर, और उसको पैसेज ऑफ ब्लैक कलर्ड वॉमिटिस। तो ये जीआई हेमरेज वाला हमने कौन बात किया था, हमने क्या बात की थी उस एमसीक्यू में, हम लोगों ने ये बात की थी येलो फीवर की, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन व्हाट, येलो फीवर, ठीक है। ब्लैक कलर्ड वॉमिट आपने ऑलमोस्ट पक्का फॉर येलो फीवर, नॉन माइके वाले तो बस पक्का इसी पे कर दें, ठीक है, क्योंकि ये जीआई हेमरेज कॉज कराएगा। और ये एजेंट क्या है, येलो फीवर वायरस, जो कि फ्लेवी वायरस है, और ट्रांसमिटेड किससे होता है, यानी वेक्टर कौन है, एडीज एजिप्टा, ठीक है। अच्छा जी, फिर चलते हैं 22-year-old फीमेल आई थी ओपीडी में विद कंप्लेंट ऑफ 6-day हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर, आर्थ्रैल्जिया, पेनफुल माइल्जिया, और पटीकी ऑल ओवर द बॉडी थे। तो डेंगी हेमरेजिक फीवर सस्पेक्ट हो गया। तो आप कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो डेंगी में हम क्या बात करते हैं, हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स गिरने की बात होती है ना, तो ये तो सीधा सीधा यही हो गया। अगर ये मुझे बता रहा होता है लीशमेनिया की बात है, तो लीशमेनिया में फिर पैनसाइटोपिनिया वुड हैव बीन मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है, लेकिन इसमें आप यही करें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। अच्छा, फिर है 28-year-old शेपर्ड फ्रॉम आज़ाद कश्मीर आया है, बड़ा ड्राउजी स्टेट में आया, ठीक है, शेपर्ड था। ये ऑक्यूपेशनल हिस्ट्रीज माइक्रो में बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिज फ्रेंड गेव अ हिस्ट्री ऑफ हाई ग्रेड फीवर फॉर द लास्ट 10 days, माइल्जिया और आर्थ्रैल्जिया उसको होते रहते थे। ग्रेजुअली वो ना ड्राउजी हो गया, कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो गई, और वो ऑल ऑरिफिसेस से, ऑल म्यूकोसल सरफेस से वो ब्लीड करता हुआ है आपके पास, जनरलाइज पट्टी की बॉडी पे बने हुए थे। तो ये वाली हिस्ट्री है कि ऑल ऑरिफिसेस से ब्लीडिंग थी। ये बात हो रही है किसी हेमरेजिक फीवर की, और इतनी गंदी हेमरेजिक फीवर कोई वायरल हेमरेजिक फीवर ही होता है। तो अगर हम इन ऑप्शंस में भी देखें तो हमारे पास ये CCHF बन रहा है, ठीक है, कॉन्गो क्रेमियन हेमरेजिक फीवर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी पता हो, ये स्पेशल माइक्रो वालों के लिए, कि अच्छा मुझे ना काफ़ी देर तक इसका पता ही नहीं था कि इसकी टिक का क्या नाम होता है, तो हाइलोमा टिक। और ये ना जो पार्ट 2 के टॉक्स नहीं आए हुए, उसमें भी इसका एक स्टेशन आया हुआ था कि कौन होता है वेक्टर। तो मैं तो तब पहली दफ़ा सुनी थी कि अच्छा टिक तो सुना था, हाइलोमा कभी नहीं बात की, ठीक है। तो ये वाला प्लीज़ बताओ। अच्छा, फिर 19-year-old अफ्रीकन विलेज गर्ल आई है, हाई ग्रेड फीवर, जनरलाइज माइल्जिया, फटीगेबिलिटी, हेडेक, सोर थ्रोट,
वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह है, पूरी बॉडी पे मैक्युलोपेपुलर रैश है, और अगेन वो इस तरह की कोई बात करता है कि ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल हर ऑरिफिसेस। तो ब्लीडिंग फ्रॉम ऑल हर ऑरिफिसेस की हमने क्या बात की थी कि ये कोई हमें वायरल हेमरेजिक फीवर की तरफ लेके जाना चाह रहा है। तो उधर तो हमारा एक ही बंदा बन रहा था जो हमारा कॉन्गो क्रेमियन है, CCHF था। इधर देखते हैं उसने क्या दिया हुआ है। तो और कौन होता है वायरल हेमरेजिक फीवर्स का बंदा? इबोला वायरस। ठीक है, तो ये हो गया। साथ साथ जो वो बातें बता रहे हैं ना कि ALT-AST भी उसका ख़राब हो गया, तो दैट इज़ मोर फॉर एबोला, मतलब आपको लिटरली उस तरफ लेके जाना चाह रहा है। ठीक है, और बस वैसे ही ये माइक्रो वालों के लिए पता हो कि एबोला किस फैमिली मेम्बर का है, तो ये फाइलोविरिडी फैमिली का। ठीक है, अच्छा हल्का सा ये भी देख लें कि एबोला का रेजर्वोयर एनिमल वाला क्या है, जस्ट इन केस वो पूछ लेता है स्पेशल माइक्रो वाले बस कि फ्रूट बैट इसका हो सकता है रेजर्वोयर। ठीक है, बस। और देखें यही वाली जो उसने हमें सिनेरियो में बताई है कि ब्लीडिंग इनटू द स्किन, जो उसको रैश वाला सीन चल रहा था, GIT ट्रैक्ट, ब्रेन में DIC, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, बेसिकली ऑल ऑफ द ऑरिफिसेस वाली ब्लीडिंग में आपने CCHF, लासा फीवर, इबोला, इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। सारे वायरल हेमरेजिक फीवर्स याद रखने। ठीक है, और कभी भी आपको एक ऑप्शन में सारे इकट्ठे नहीं दे देगा। अच्छा 24-year-old मेल होमोसेक्सुअल आया है। अगेन वो ऐसी कोई बात करता है कि HIV वाला, सॉरी मेल होमोसेक्सुअल पे हमने अज्यूम ही खैर कर लिया, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन फोरआर्म। तो अभी प्रीवियसली हमने ब्लूइश बात किधर पढ़ी है? हमने जब कहा था कपोसी सार्कोमा में हम लोगों ने ये बात की थी। तो वो फुल आगे चलता है, व्हाइल चेंजिंग हिज क्लोथ्स फॉर वर्क ही वेंट टू अ डॉक्टर टू गेट इट चेक्ड। आफ्टर थॉरो एग्जामिनेशन ही वॉज टोल्ड कि उसको ना कपोसी सार्कोमा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रीडिस्पोजेज टुवर्ड्स कपोसी? तो कपोसी हमने किसको कराया था प्रीवियस MCQ में? हम लोगों ने HIV वाले बंदे को कराया था, HIV एड्स वाले आर प्रीडिस्पोज टू कपोसी सार्कोमा। और हम लोगों ने क्या कहा था, कॉज क्या होती है कपोसी की? HHV8, ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 होता है। ठीक है, फिर है 25-year-old मैन OPD में आया था सोर थ्रोट और फीवर के साथ। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स भी उसके बढ़े हुए थे। थ्रोट CS जब आपने किया तो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नजर आए गले में, बीटा हेमोलिटिक और सेंसिटिव टू बेसिट्रेसन थे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया था, इसको ज़रा हम रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसा हेमोलिसिस के बेसिस पे डिवाइड किया था कि हम लोग कहते थे कि जब आपको ग्राम स्टेन पे स्ट्रेप्टोकोकाई नज़र आ रहे हैं, कैटलेज नेगेटिव हैं, तो हम किस तरह डिवाइड करते थे? हम ऑन द बेसिस ऑफ हेमोलिसिस डिवाइड कराते थे। एक था कंप्लीट हेमोलिसिस जिसको हम बीटा हेमोलिसिस कहते थे, एक था पार्शियल हेमोलिसिस ग्रीन टिंज देने वाला, वो अल्फा था, और एक था नो हेमोलिसिस जो कि गामा हेमोलिसिस हम कहते थे। और बल्कि इसका तो मैंने फ्लो चार्ट लगाया हुआ है, हम क्यों इस तरह लिख रहे हैं। अच्छा उसी फ्लो चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई कि जब ग्राम पॉजिटिव कोकाए आ गए, कैटलेज नेगेटिव हो गए, तो हम स्ट्रेप में ले गए। उसको हमने क्या डिवाइड किया, पार्शियल, कंप्लीट और नो हेमोलिसिस पे। तो ये हमें सिनेरियो में क्या कह रहा है? सिनेरियो में कह रहा है बीटा हेमोलिटिक थे कंप्लीट, तो ज़रा वो वाला चार्ट फॉलो करते हैं। तो बीटा हेमोलिटिक में हम किधर गए? हम गए ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकस और ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस, और इन दोनों का हमने फ़र्क कैसे कर लिया? B फॉर बीटा हेमोलिसिस, B फॉर बेसिट्रेसन। तो बेसिट्रेसन सेंसिटिव कौन था? पायोजेनिस, और रेजिस्टेंट कौन था? ए गैलेक्टी। तो ये जो हमें कह रहा है कि द बैक्टीरिया वर बीटा हेमोलिटिक एंड सेंसिटिव टू बेसिट्रेसन, तो ये कौन बन गया? ये बन गया पायोजेनिस। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अदरवाइज उसने जो गला खराब की बात कर दी थी ना, तो बेशक अगर कुछ नहीं याद तो गले खराब में पायोजेनिस होना है बीटा हेमोलिटिक वाला। ठीक है, इसीलिए हम जो रूटीन वाले थ्रोट स्वाब्स के आ रहे होते हैं, कोरोनावायरस डिप्थीरिया के सस्पेशन वालों की नहीं बात करी, जो रूटीन वाले होते हैं वो हम सिर्फ ब्लड एगर पे लगा रहे होते हैं, बस बीटा हेमोलिसिस देखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली डील करना होता है। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है 18-year-old बॉय कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, मायालजिया, हेडेक, यानी वही वायरस वाली जनरल सी बात है। अ फ्यू आवर्स आफ्टरवर्ड्स उसको स्नीजिंग और राइनोरिया हो रहा है, और डायग्नोसिस हमने बनाया इन्फ्लुएंजा का। तो कहता है इन्फ्लुएंजा में जब हम एंटीजेनिक शिफ्ट की टर्म यूज़ करते हैं, तो शिफ्ट में क्या बात होता है? डिलीशन होती है, रीअसॉर्टमेंट होती है, डिलीशन या क्या? तो हम लोगों ने कल एक बात की थी, हम लोगों ने कहा था कि शिफ्ट इज़ बुरी वाली। तो शिफ्ट में पूरे का पूरा जीन का रीअसॉर्टमेंट ही हो जाता है, और जो ड्रिफ्ट है उसमें बस माइनर सा चेंज आता है, यानी थोड़ा सा ही चेंजेस हो जाएंगे। तो ड्रिफ्ट बस चिल वाली ना, तो ड्रिफ्ट में खाली बस म्यूटेशंस होंगे, और जो रीअसॉर्टमेंट होती है वो तो फिर उसका फीचर होता है ये शिफ्ट का। ठीक है, तो ये शिफ्ट का पूछ रहा है, तो शिफ्ट में हम किसको लेके जाएंगे? पूरे जो जीने इधर उधर हो गई, जीन में रीअसॉर्टमेंट इज बी। ठीक है, तो इफ ड्रिफ्ट वाज ऑल्सो, तो ड्रिफ्ट में हम म्यूटेशन टिक लगाते। ठीक है, तो ये हो गया। और शिफ्ट वॉज शिट, इसीलिए मेजर चेंज भी इसमें है, पूरी की पूरी नई की नई सब टाइप भी इसमें बनती है, पूरे के पूरे सेगमेंटों का रीअरेंजमेंट, पूरा का पूरा रीअसॉर्टमेंट सेगमेंट्स का वो इसी में है, और पेंडेमिक्स भी फिर ये गंदी वाली करा रही है। ठीक है,
जब फिर 3-year-old गर्ल इज ब्रॉट टू द ओपीडी बाय हर मदर इन अ स्टेट ऑफ सिवियर डिस्ट्रेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट टाइटनेस है, वीज और कफ है। उसको सिमिलर एपिसोड्स होते थे पहले लेकिन और रिजॉल्व नहीं हो रहे इस दफ़ा, तो उसका एस्थमा है। तो कहता है एस्थमा में अर्ली ऑनसेट वाला कौन सा मीडिएटर होता है, तो अर्ली ऑनसेट वाला होता है हिस्टामिन। ठीक है, अर्ली फेज ऑफ एस्थमा में हिस्टामिन इन्वॉल्व होता है, लेट वालों में प्रोस्टाग्लैंडिन और लुकोट्राइन्स होते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्यों वैसे माइक्रो में इधर क्या कर रहा है एमसीक्यू। खैर, अच्छा 22-year-old होमलेस बंदा आया है, उसको ना बड़ी ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम है और उसको मल्टीपल अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड हैज़ अ पॉजिटिव पीपीडी टेस्ट। तो पीपीडी टेस्ट है तो मतलब वो टीबी की तरफ आपको लेके जाना चाह रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वे दिस इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड, तो यानी टीबी की वो बात कर रहे हैं किस तरह आती है ये। तो हम लोगों ने बात की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, लेकिन ज़रा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी में भी ये ड्रॉपलेट होता है या एयरबॉर्न होता है। तो हमने एयरबॉर्न में सिर्फ कुछ ही याद किए थे, टीबी इज एयरबॉर्न। हम लोगों ने इसमें क्या किया था, टीबी, मीजल्स, वेरिसेला, TMV, दे ऑल हैव एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। और एयरबॉर्न वालों का साइज कितना होता था, एयरबॉर्न वाले रह जाते थे ना, यानी पतलू से थे, तो लेस देन 5 माइक्रोमीटर थे, जबकि जो ड्रॉपलेट थे वो मोर देन 5 माइक्रोमीटर होते थे। और एयरबॉर्न क्योंकि ये छोटू सा है तो ये देर तक फ्लोट करके दूर तक जा सकता है, तो यानी मैं कितनों का फासला रखूँ, मैं रखूँ 6 फुट का फासला एटलीस्ट। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंजा वगैरह वाले हैं, जो ड्रॉपलेट वाले हैं, इनमें मैं कितना फासला रखूँ, तो उन लोगों में फिर सिर्फ 3 फुट का फासला रखूँ, तो तब भी मैं सेफ होंगी। ठीक है, तो ये कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स थे। फिर आगे चलते हैं। Vibrio cholerae is worldwide in distribution and continues to expand as water sources become polluted. Which of the following best describes this organism? कॉलरी की बात कर रहे हैं कि इसके बारे में सबसे प्यारी बात क्या है। तो ऐसे करते हैं, ज़रा ना हम ऑप्शन वाइज चलते हैं। कॉज ऑफ गैस्ट्रोएंटराइटिस, रेजर्वॉयर इन बर्ड्स एंड मैमल्स, तो 42 पे उगता है। तो लेकिन देखिए ऐसी तो हमने कभी भी नहीं ना बात की कि 42 पे तो हमने कैम्पाइलोबैक्टर की बात की थी, ऐसा तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था। गैस्ट्रोएंटराइटिस तो भी नहीं, वो तो ज़्यादा कैम्पाइलोबैक्टर का ही फीचर था, ये तो सिंपल जस्ट वाटरी डायरिया कॉज कराता है। फिर ह्यूमन पैथोजन, हेलोफिलिक, लैक्टोज नेगेटिव, सुक्रोज नेगेटिव। चलो इधर तक चलो, फिर मैं कुछ सोच लेती, लेकिन जो उसने सुक्रोज नेगेटिव कर दिया, तो जो हम TCBS अगर लगा रहे होते हैं, थायोसल्फेट स्टेटेड बाइसॉल्ट सुक्रोज, उस पर हम सुक्रोज फर्मेंटेशन पे तो उसको येलो देखते हैं, तो सुक्रोज नेगेटिव पे तो बिल्कुल ही बात गलत हो गई। ठीक है, फिर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पैथोजन है, हेलोफिलिक, लैक्टोज पॉजिटिव, प्रोड्यूसेस हीट लेबाइल, एक्स्ट्रा सेलुलर टॉक्सिन, वुंड इन्फेक्शन। तो कॉलरी की वुंड इन्फेक्शन वगैरह कब से होना शुरू हो गया, तो नहीं। फिर यूरिएज पॉजिटिव, फीटल डिस्ट्रेस इन कैटल, नहीं, ये तो ब्रूसेला होता है। तो हम फाइनली रूल आउट करते करते पहुंचे हम डी पे। तो यस, ऑर्गेनिज्म इज ससेप्टेबल टू एसिड, इसीलिए कहते हैं कि जो जिनकी गैस्ट्रेक्टमी वगैरह हुई होती है या जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल टू ये डायरिया कॉजिंग वाले मसले। क्यों, क्योंकि एसिड तो इसको मार देता, एसिड ना आने देता। तो जिसका एसिड प्रोडक्शन थोड़ा हैम्पर हुआ होगा ड्यू टू कोई भी मसला, तो उसमें वो मोर ससेप्टेबल होगा बंदा टुवर्ड्स इट्स इन्फेक्शन। और नॉट एन इन्वेसिव, तो बिल्कुल विब्रियो कॉलरा इन्वेजन तो नहीं कराता, ये तो कॉलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करके साइक्लिक AMP वाले चक्कर से पानी का बस लॉस कराता था आइन चैनल्स खोल के, इन्वेजन तो ये नहीं कराता था। ठीक है, तो D इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर वो क्या कहता है कि 17-year-old मैन आया है, ट्रॉमा टू द एब्डोमेन फॉलोइंग अ गैंग रिलेटेड फाइट। उसके बाद उसको पेट में एब्सेस बन गया। तो आपने कुछ आपको नजर आ रहे हैं, अ मिक्सचर ऑफ ग्राम नेगेटिव एनारोब्स इज डिटेक्टेड। तो कौन होगा कि ये जो मोस्ट प्रेवलेंट बैक्टीरियम इन द गट भी है, तो ये कौन है गट का एनारोब। तो हम रिवाइज करते हैं, ये कौन था जिसके बारे में हमने कहा था कि बेन 10 हमने किसी कॉन्सेंट्रेशन बात की थी, हम लोगों ने कहा था फॉर बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस। ठीक है, और हम लोगों ने एक ऐसा टेबल भी देखा था जिसमें लिखा हुआ था कि कोलन में मोस्ट प्रीडोमिनेंट बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस विच इज एन एनारोब, ग्राम नेगेटिव एनारोब, यही है। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ फीसीज पर ग्राम ऑफ फीसीज इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, 10 to 11। फिर न्यूबॉर्न्स आर एट रिस्क ऑफ पिकिंग अप डेंजरस जर्म्स फ्रॉम सराउंडिंग, क्योंकि उन बेचारों का इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस एंड कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। तो ये एक ही है बच्चों वाला, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ निमोनिया एंड ब्रोंकियोलाइटिस इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस हो गया, RSV। थोड़ी सी इसकी बातें बस कर लें, ये माइक्रो वालों को पता हो कि सिंसिटियल इसका वर्ड क्यों है, सिंसिटियम मतलब क्यों, ये जो फ्यूज हो गया पूरा एक सिटी नहीं बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो विरलेंस फैक्टर होता है उसमें फ्यूजन प्रोटीन्स होती हैं, दे कॉज द सेल्स टू फ्यूज, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल्स का एक पूरा सिंसिटियम आपके पास बन जाता है, तो इसीलिए इसका ये नाम था।
तो फ्यूजन प्रोटीनें होती हैं इसके सरफेस जो स्पाइक्स होते हैं, तो ये बस माइक्रो वालों के लिए वैसे ही बता रही हूँ। अच्छा, फिर है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ये तो बड़ा हाईली कंटेजियस है, चिल्ड्रन का डिजीज़, एंड मे बी सिवियर इन एडल्ट्स एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज वालों में। एसाइक्लोविर इस वेरिसेला जोस्टर को प्रिवेंट करा सकती है बहुत सिवियर सिस्टेमिक डिजीजेज कॉज कराने से। तो जब वेरिसेला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन है तो आप कौन सा सैंपल लो, क्या सैंपल लेके आप डायग्नोसिस करो। तो अब देखिए वेरिसेला जोस्टर वायरस से क्या होना है, या तो चिकन पॉक्स होना है बच्चों में, या बड़ों में जाके उसको जब लेटेंट बैठ के वो बाद में जगेगा तो उसको शिंगल्स होने हैं, ठीक है। तो इन आइदर केस उसको वेजिकलें बननी है, स्किन पे लीजन्स बननी है, तो आप स्किन की लीजन्स का यानी वेजिकल का फ्लूइड ही लोगे, तो स्किन वाला स्पेसिमेन, ठीक है, यानी जो ब्लिस्टर होगा जो वो वेजिकल होगी उस वेजिकल का आपने पानी लेना है, ठीक है, वेजिकल फ्लूइड कलेक्ट करना है फॉर पीसीआर, बस, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं। Which of the following types of organisms is not an obligate intracellular parasite and that is why it can replicate on bacteriological media। तो अगर हम आसान हल चलाएं तो अच्छा, वैसे लेकिन देखिए हम लोगों ने बड़ी दफ़ा बात की है कि क्लैमिडिया एंड रिकेट्सिया आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। तो चलो अगर एडिनोवायरस का नहीं भी पता, वैसे जनरली पता तो ये पूरी ज़िंदगी आसान हो जाएगा कि वायरसेस दे पूरे दुनिया के वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो वैसे तो असूलन ये भी डिलीट हो गया और रूल आउट हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। अगर हम दूसरे तरीके से भी इसको चलाएं ना कि इन सारों में से मीडिया किसका है, अगर मैं यही सोचूं तो हम लोगों ने माइकोप्लाज्मा नमूने की ही मीडिया की बात की थी प्रीवियस एमसीक्यूज में। हम लोगों ने क्या कहा था, किस शक्ल का नजर आता है, फ्राइड एग अपीयरेंस होती है किस एगर पे, ईटन एगर पे, ठीक है। तो हमने फ्राइड एग अपीयरेंस बात की थी माइकोप्लाज्मा नमूने की कॉलोनियों की ऑन ईटन एगर। Tissue degrading enzymes play an important role in the pathogenesis of bacteria. Which of the following is not involved in tissue या cell damage, ठीक है। अच्छा, मतलब कौन टिश्यू गलाता नहीं है, बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं। तो देखें जो अल्फा टॉक्सिन ऑफ क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजेंस था, जो कि हमारा टॉप मोस्ट, हम बार बार इसके इतने हम एमसीक्यूज करते थे, क्रेपिटस वाले, सेलुलाइटिस वाले, तो उसमें लेसिथिनेज यानी अल्फा टॉक्सिन ही था जो अंदर खुबेर रहा था। फिर जो पायोजनीज का हाइलोरोनिडेज है, तो बिल्कुल हाइलोरोनिडेज भी स्किन का हाइलोरोनिक एसिड क्लीव करके अंदर अंदर घुसता जाता था, इसको तो बल्कि हम स्प्रेडिंग फैक्टर बोलते थे लेविंसन जो था, तो ये भी ना हुआ। आगे चलते हैं। लुकोसिडिन ऑफ स्टाफ ऑरियस, तो नहीं, ये भी डब्ल्यूबीसीज को तोड़ता है, डब्ल्यूबीसीज को खराब करता है, सेलों में पोर्स बनाता है, तो ये भी फैलाता है। तो बच गया हमारे पास एम प्रोटीन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो एम प्रोटीन टिश्यू में अंदर गलाने या घुसने की हेल्प नहीं कर रहा, वो तो एंटीफेगोसिटिक है, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियसली भी किसी एमसीक्यू में मेरे ख्याल से बात की थी, ठीक है। तो ये तो बस फेगोसाइटोसिस रोक रहा था, ये कोई डायरेक्टली टिश्यू डैमेज में नहीं हेल्प कर रहा था, ये बस ऑप्शनाइजेशन का काम रोक रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस। तो ये वही जो हमने प्रीवियस एमसीक्यू बात की थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि बच्चे का गला खराब था तो हम लोगों ने ब्लड एगर पे लगाया, ब्लड एगर पे बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी आ गई, बीटा हेमोलिटिक कॉलोनीज आ गई, सेंसिटिव टू बेसिट्रेसन आ गई, तो हमने क्या किया था, पायोजनीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन, ये तो आई थिंक हम रोज एमसीक्यू कवर करते हैं, ग्राम पॉजिटिव में क्या है, नेगेटिव में नहीं है। तो ग्राम पॉजिटिव के साथ पास सेल वॉल भी मोटी है और उन लोगों के पास अलामिया ने टिकोइक एसिड भी दिया, जबकि नेगेटिव में अलामिया ने फिर क्या दे दिया, अलामिया ने उन लोगों को आउटर मेम्ब्रेन दी, पेरीप्लाज्मिक स्पेस दी और लाइपोपॉलीसैकेराइड दे दिया, ठीक है। द मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म किस टेम्परेचर पे उगते हैं, तो हम बेचारे इंसानों में ही वो पैथोजेनिक होते हैं, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ना, और वो टेम्परेचर पे हम इनको इंक्यूबेट भी फिर कर रहे होते हैं, तो 30 to 37। द फॉर्म ऑफ जीन एक्सचेंज इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू रिसिपिएंट बाय अ बैक्टीरियल वायरस। ये बड़ी देर से हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, तो उसमें हम क्या बात करते थे, हम कहते थे कि जब भी बात आए कि वायरस लेके गया है एक का डीएनए दूसरे के अंदर, तो ये हो जाएगा ट्रांसडक्शन, यानी वायरस या बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो ये हो जाएगी फेज, तो ये ट्रांसडक्शन हो जाएगी। जब हम कहते थे कि सेक्स प्लस बना और उससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जीनें वन सेल टू अनदर चली गई, वन बैक्टीरिया टू अनदर, तो वो होती थी कॉन्जुगेशन। जब हम कहते थे कि डॉक्टर ने उठा के एक का डीएनए दूसरे में डाल दिया, दूसरे में, तो फिर क्या बात होती थी, इंजेक्शन लगा दिया ना डॉक्टर ने, तो ट्रांसफेक्शन। अगर हम कहते थे कि एक बैक्टीरिया मर गया
तो एक की डेथ हो गई और उसने अपना डीएनए सारा बाहर एनवायरनमेंट में फेंक दिया। तो जो दूसरा वाला नॉन पैथोजेनिक था उसने कहा यार इसने तो मर के बड़े अच्छे टॉक्सिन्स निकाले हैं तो मैं ले लेता हूँ। तो यानी उसने फॉरेन डीएनए उठा लिया, बाहर पड़ा हुआ फॉरेन, FOREN। तो एफ से फॉरेन, एफ से ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन था कि जब एक मर गया है उसका डीएनए बाहर आ गया एनवायरनमेंट में तो किसी और ने उठा लिया कि वाह यार तो क्या कमाल के टॉक्सिन्स छुपा के रखे हुए थे। ठीक है, तो जब वायरस आया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसडक्शन हो जाएगा। फिर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नेवर कंसिडर्ड टू बी द मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। तो कौन है जो कभी भी नॉर्मल फ्लोरा में नहीं, वो पैथोजन ही पैथोजन है, तो वो टीबी। टीबी कभी भी नॉर्मल फ्लोरा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा इसमें ना लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं कि स्ट्रेप्टोनोमो नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस, लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो लेकिन नहीं, आप कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल होता है जो स्ट्रेप्टोनोमो को कैरी कर रहे होते हैं नेजोफेरिंग्स में। इवन जो नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस है लोग इसको कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी मतलब अजीब बात नहीं है। तो ये टीबी आंसर है। अच्छा, फिर है ग्रुप ऑफ 6 चिल्ड्रन थे, अंडर 8 years ऑफ एज थे, किसी सेमी ट्रॉपिकल कंट्री में रहते थे और उनको ना सेवरल येलो क्रस्टेड स्किन लीजन्स बन गई। येलो क्रस्टेड या हनी क्रस्टेड का लफ्स ही आए ना तो एम्पेटिगो सोच लेना है। हो सकता है वो ना बोले कि एम्पेटिगो है। लीजन्स आर प्रीडोमिनेंट ऑन फेस एंड हैंड्स। अच्छा, ये हनी क्रस्टेड लीजन्स एक दफ़ा देख भी लें इस तरह की होती है और ये यूजली वो माउथ के इर्द गिर्द ही बताएगा। ठीक है, तो जब भी वो एम्पेटिगो की बात करें ना, आपकी आंख 2 ऑप्शन ढूंढे, मतलब या वो ऑरियस ढूंढ ले, ऑरियस टॉप में तो ऑरियस ढूंढे ना, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो पायोजनीज ढूंढे। तो देखते हैं यहाँ पे उसने हमारे लिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे यस ऑरियस का ऑप्शन मौजूद है तो टिक ऑरियस पे लगाना है। एम्पेटिगो का टॉप मोस्ट इज ऑरियस, ऑरियस ऑप्शन में ना हो जो कि ऐसा MCQ आएगा तो उसमें फिर पायोजनीज टिक करना है। ठीक है, ये बड़ा एक बहुत पसंद का है कि हनी कलर्ड क्रस्टेड लीजन्स नेजोलेबियल वाले एरिया पे। 5-year-old गर्ल बर्थडे पार्टी अटेंड कर रही थी लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे। उसके बाद उसको क्रैम्पिंग एब्डोमिनल पेन हो गई, बुखार हो गया, ब्लडी स्टूल हो गए और हॉस्पिटल लेके गए उसको। तो उसको बुखार भी था, हाइपोटेंसिव थी बेचारी। और फिर हमें एक ट्रायड नज़र आया कि अच्छा सीरम क्रेटिनिन उसका ज़्यादा था, HP कम था और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया था एंड एविडेंस ऑफ हेमोलिसिस। तो ये माइक्रो वालों की क्या इस तरह की चीज़ होती है, इस सिंड्रोम को क्या बोलते हैं? हंस बोलते हैं कि खाने के बाद उसको ये 3 चीज़ें डेवलप हो गई कि किडनी का मसला, ब्लड का मसला, प्लेटलेट्स का मसला, यानी एनीमिया, हेमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड AKI। ठीक है, तो ये क्या 3 होता है? ये हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, हंस की बात हो रही है, हंस की बात हो रही है, बिल्कुल यस। ठीक है, तो हंस हमारा माइक्रो वालों का कौन फेवरेट है? हमारा है O157H7। अगर इसमें वो ये भी हिस्ट्री दे देता ना कि उस बच्ची ने बर्थडे पार्टी पे अनकुक्ड हैम बर्गर खाए थे या अंडर कुक्ड हैम बर्गर, बीफ के बर्गर खाए थे, तो फिर हम और भी श्योर हो जाते। ठीक है, लेकिन उसने काफ़ी बड़ा प्यारा MCQ दिया है। अच्छा, इसमें ना वैसे ही बता रही हूँ कि क्योंकि ये हेम वाला का भी एक क्रॉस ओवर बड़ा एक पसंद का आता है तो TTP वर्सेस हंस बंदे को करना पड़ता है। तो हंस में बस हैट याद रख लें, हेमोलिटिक एनीमिया, अक्यूट रीनल फेलियर और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। RBC का मसला, प्लेटलेट का मसला, किडनी का मसला। और जो TTP है, TTP पर ये तो टेट्राइड थे ना, 3 चीज़ें थी, TTP में पेंटैड है। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट करूँ तो बस ये याद रखें, दिस वाला प्लस CNS के सिम्टम, यानी वो कहेगा कि उसको मेंटल कॉन्शियसनेस उसकी डिटीरियोरेट हो रही थी, ऐसी कोई वो बात ज़रूर करेगा। ठीक है, और या वो बताएगा कि फीवर हो रहा है। अच्छा, फीवर का ना इतना डिफिनेटिव नहीं रखना क्योंकि फीवर समटाइम्स वो इसमें भी बता देता है। तो टॉप का जो आपका होगा वो कहेगा कि मेंटल उसका कॉन्शियसनेस डिटीरियोरेट था, ऐसी बात होगी, तो देन गो फॉर TTP। तो उसकी पेंटैड की चीज़ें पूरी कर लें, ये वाली प्लस CNS प्लस फीवर। ठीक है, अच्छा, which of the following cell components produced by Neisseria gonorrhoeae is responsible for attachment to the host cell? तो वो कहते हैं Neisseria gonorrhoeae किस तरह चिपकता है होस्ट सेलों के ऊपर। तो चिपकने की इन लोगों में चीज़ ही एक लिखी हुई है, पिलस। ठीक है, और एक और जरा इसका स्ट्रक्चर भी देख लें। Neisseria gonorrhoeae जो कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस है, पेयर्स में कॉफ़ी बीन शेप्ड पेयर्स में इस तरह अरेंज्ड होता है और बाहर इसके बहुत ज़्यादा ना पिलाए लगे होते हैं। और ये पॉइंट टू बी नोटेड, Neisseria gonorrhoeae का कैप्सूल नहीं है, Neisseria meningitis का कैप्सूल होता है। और एक और साथ ही इंपॉर्टेंट MCQ कवर कर लेते हैं, Neisseria meningitis वर्सेस Neisseria gonorrhoeae किस शुगर पे करते हैं? हम लोग करते हैं माल्टोज पे। जो M फॉर meningitis, M फॉर माल्टोज, तो Neisseria meningitis माल्टोज फर्मेंट करती है, gonorrhoeae नहीं करती। और ग्लूकोज का क्या सीन होता है? तो ग्लूकोज दोनों करते हैं, G फॉर ग्लूकोज, G फॉर gonorrhoeae नहीं है, ओनली M वाले का रूल है। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। 17-year-old बॉय नोन केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस था। अभी OPD में है, उसको कफ की फ्रीक्वेंसी होती ज़्यादा जा रही थी, म्यूकोइड स्पूटम था, फ्रूटी ओडर था,
और ग्राम नेगेटिव बैक्सिलाई ऑक्सीडाइज पॉजिटिव आ गए। अच्छा, आधी तो बात उसने इधर ही कर दी जब उसने फ्रूटी ऑर्डर किए, और डिफिनेटिव उसने हमारी बात का कर दिया जो उसने कहा कि ऑक्सीडाइज टेस्ट इज पॉजिटिव। तो नॉन माइक्रो वाले तो बस यही याद रखें कि फ्रूटी ऑर्डर तो जी अंधाधुन सूडोमोनास। जो नॉन माइक्रो वाले हैं वो प्लीज सॉरी जो नॉन माइक्रो वाले हैं वो ये बात याद रखें, और जो मेरे माइक्रो वाले हैं वो ये याद रखें कि वो पूछेगा वाइवे में कि फ्रूटी ऑर्डर क्यों होता है, तो बस दिल पे पत्थर रख के इस केमिकल का नाम याद रख लें, 2-अमाइनो-एसिटोफेनॉल। ठीक है, मैंने लिख भी दिया कि फॉर माइक्रो पीपल ओनली। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिलेक्टिव मीडिया फॉर विब्रियो कॉलरी। तो ये तो चले कोई भी अब बता दे कि टीसीबीएस, ये तो हमारा एमसीक्यू पक्का हो गया। जरा एक कल वाली चीज़ रिवाइज करते हैं, वो कौन है जो टीसीबीएस पे येलो नजर आता है। तो येलो का हम लोगों ने क्या नेमोनिक याद किया है, सीए। जिसने सीए की डिग्री ली उसको येलो स्टार दिया, यानी विब्रियो कॉलरी और विब्रियो एल्जीनोलिटिकस ये दोनों येलो नजर आएंगे। और अगर वो कहे कि ग्रीन कौन नजर आता है, जो कि उसने पास्ट कॉमन पूल में पूछा हुआ है प्रीवियस एमसीक्यूज में, तो ग्रीन नजर आता है एमवीपी, मिमिकस, मिमिकस वल्गर है इसलिए वो गंदा सा ग्रीन कलर का नजर आता है, वल्निफिकस और पैराहेमोलिटिकस, हेमोलिटिकस। ठीक है, तो ये वाले ग्रीन हो गए। अच्छा, फिर है मॉइस्ट हीट यूजली ऑटोक्लेविंग इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मोड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑटोक्लेव। मैंने कहा था ऑटोक्लेव आप लोगों की जान नहीं छोड़ेगा, पक्का पक्का याद रख लें। 15 psi का प्रेशर है, 15 मिनट टाइम है, 15 वो है सॉरी 121 इसका टेम्परेचर है। ठीक है, और हम लोगों ने कल इसका बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या पढ़ा था, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के हमने स्पोर्स पढ़े थे। टेप का नाम क्या था जो काली हो जाती थी जब ऑटोक्लेविंग होती है, बोवी डिक टेप। ठीक है, 62-year-old मेल टर्शरी केयर हॉस्पिटल में है, उसको ना डायबिटिक फुट हो गया, बड़ी वो एंटीबायोटिकें ले रहा है, बहुत मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ले रहा है। एंटीबायोटिकें लेने के बाद उसको डे 6 पे वाटरी डायरिया हो गया। और जब कोलोनिक सरफेस से एग्जामिन किया सिग्मोइडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी से, तो ग्रेश येलो सूडो एडहेरेंट मेम्ब्रेन बनी हुई है। तो यानी ये आपको सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस का बता रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स वुड बी मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोगों ने क्या कहा था, जब भी सूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस का नाम है तो आंख सबसे पहले कौन सा ऑप्शन ढूंढे, सबसे पहले ढूंढे आंख क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन तो ऑप्शंस में कोई नहीं लिखा हुआ। फिर क्लिंडामाइसिन ना मिले तो फिर आंख क्या ढूंढे, फिर आंख ढूंढे थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेंस। ठीक है, तो प्रेफर क्लिंडा टू थर्ड जनरेशन, क्लिंडा फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेन, फिर दुनिया में कुछ और। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो लिविंसन में उसने बताया है, उसने कहा है कि क्लिंडामाइसिन, फिर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेन, फिर बीपीआई, फिर एम्पेसिलिन और फिर फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है, तो ये बस वैसे ही माइक्रो वालों को पता, नॉन माइक्रो वालों को बस क्लिंडामाइसिन याद हो जाए और थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरेन। अब देखो उसे ट्रिक करने के लिए फर्स्ट जनरेशन भी दिया हुआ है, बट नहीं फर्स्ट नहीं कराती, थर्ड कराती है। अ 35-year-old मेल पेशेंट विद रिसेंटली डायग्नोज सिफिलिस को हमने दिया इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन का। उसके बाद उसको फीवर, चिल, माइल्जिया, फ्लू लाइक सिम्टम स्टार्ट हो गए, यानी एंटीबायोटिक उसने लिया पेनिसिलिन की सिफिलिस के लिए, उसके बाद उसको काम खराब हो गया। दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड क्या, तो होता क्या है कि जब पेनिसिलिन होती है ना तो वो इसके स्पाइरोकीट्स को तोड़ती है, तो वो स्पाइरोकीट जब टूटता है, यानी सिफिलिस का बैक्टीरिया जब टूटता है तो अंदर से बहुत ज़्यादा शॉक लाइक एंडोटॉक्सिन लाइक सब्सटेंसेस रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो फीवर, चिल, माइल्जिया, शैल्जिया में जा रहा है। अच्छा, इसमें साथ ही एक बात बता दूं, हमारे एक कंसल्टेंट सर हैं, तो उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था, तो मुझे ना इसका आंसर नहीं आता था, तो प्लीज़ कोई और ही गलती ना करे। सर ने मुझसे पूछा था कि क्यों देते हैं जब भी मतलब पेनिसिलिन लगाते हैं इन सिफिलिस, तो वाई डू यू ऑलवेज गिव पैरासीटामोल अलॉन्ग विद इट। तो इसीलिए क्योंकि आप अगर पेनिसिलिन दे दोगे ना तो प्रीएम्प्टिवली मतलब काइंड ऑफ प्रोफाइलैक्टिकली का चले वर्ड यूज़ कर लें, आपको फिर ये सिम्टम्स नहीं होंगे, तो जेरिश हर्शहाइमर रिएक्शन नहीं होगा। और माइक्रो वालों को ये बात पता होगा, जब जेरिश हर्शहाइमर रिएक्शन शुरू हो जाए तो क्या करें, दवाई छोड़ दें, रोक दें, नहीं, डू नॉट स्टॉप द एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ये बस एक माइक्रो वाले बात याद रखें। और माइक्रो वाले प्लीज़ एक और भी बात याद रखें कि जो जितने भी जो जेरिश हर्शहाइमर रिएक्शन है ना, ये कि पेनिसिलिन लगने के बाद, बैक्टीरिया के टूटने के बाद काम खराब हो जाना, इस तरह का फीवर, चिल, माइल्जिया वगैरह हो जाना, दैट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव टू ट्रिपोनीमा, ये सारे स्पायरोकीटों का होता है। तो हम लोगों ने स्पायरोकीट्स की किस किस की नाम बात की है, ट्रिपोनीमा, बुरीलिया और लेप्टोस्पायरा। ठीक है, जो कि व्हील्स डिजीज कॉज कराता था। ठीक है, ये हो गया। ओके जी, हमारे वाह 500 पूरे हो गए, और वाह आज तो बिफोर टाइम कंप्लीट हो गए। ठीक है, कोई भी प्लीज़ क्वेश्चन हो तो फ्रीली बता दें, मैं ज़रा रिकॉर्डिंग रोक लूँ।